नमस्कार दोस्तों, श्रेया जीएसजे में आप सभी का स्वागत है। देखिएगा, कल दीपावली के दिन हमने दीपावली धमाका प्रोग्राम ले लिया था संविधान का भाग 1। आप हमारे साथ अगले कुछ मिनट तक बने रहे। संविधान का भाग 2 लेकर आए हैं, जिसमें संविधान का स्रोत मेरा हेडिंग है। संविधान का स्रोत देखते हैं। संविधान का स्रोत अब देखते हैं कि भारतीय संविधान में यदि हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि संविधान में का स्रोत है, तो संविधान के स्रोत में क्या हो सकता है? भारतीय संविधान में विश्व के 10 देशों के संविधान से कुछ न कुछ तत्व जोड़े गए हैं और इन्हीं आधार पर हम बोलते हैं कि संविधान का स्रोत। देखते हैं कि विश्व के 10 देशों के संविधानों से संविधान में कुछ न कुछ संग्रह किए गए जो हमारे लायक था, जिसको हमने अपने देश के नागरिकों के लिए उचित समझा, उसको अपने संविधान में जोड़ते चला गया। तो विश्व के 10 देशों के संविधानों से हमने कुछ न कुछ लिया है। देखते हैं, पहला देश आपके सामने ब्रिटेन, और ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया? एकल नागरिकता। देखते हैं, एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन 5 अगस्त 2019 का वह खुशनुमा दिन, हम कह सकते हैं कि ऐसा दिन जो संपूर्ण भारत के लिए जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के और राजस्थान के जैसलमेर तक, यह संपूर्ण भारत को एक करने का खुशनुमा दिन था। जिस दिन जम्मू कश्मीर के लोगों को, जैसे जम्मू कश्मीर में स्थिति ऐसी थी कि वहां के लोग भारत के होते हुए भी दोहरी नागरिकता का लाभ उठा रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको समाप्त किया। भारतीय संविधान से 35A और धारा 370 को निरस्त करते हुए संपूर्ण भारत को एक धागे में पिरोने का काम किया। तो एकल नागरिकता का जो सपना है वह साकार हो गया। भारत में एकल नागरिकता है, वो हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से। फिर है संसदीय शासन प्रणाली या संसदीय व्यवस्था। भारत में संसद सर्वोच्च है। कोई भी नियम, कायदे, कानून संसद के पटल पे बनाए जाते हैं। संसद में चर्चा परिचर्चा होती है। चर्चा परिचर्चा और सदन से पारित होने के पश्चात द्वितीय सदन में जाता है। द्वितीय सदन के पश्चात वह राष्ट्रपति महामहिम कहा जाता है। महामहिम के हस्ताक्षर होते ही वह विधेयक कानून का रूप धारण करता है। तीसरा है महत्वपूर्ण अधिकारियों के ऊपर हटाने संबंधी उपबंध, जो हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। ब्रिटेन के संविधान से लिया है। यदि महत्वपूर्ण पद पे बैठे हुए कोई पदाधिकारी अपनी पद की मर्यादा का दुरुपयोग करते हैं तो उन्हें पदमुक्त किया जा सकता है। विधि के समक्ष समता। देखते हैं, विधि के समक्ष समता हमने आपको ब्रिटेन के संविधान से लिया है, और यह हमने कानून के समक्ष सारे लोग एक समान हैं, चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, स्वर्ण हो, शूद्र हो, वह किसी भी कम्युनिटी से आते हो, और सारे लोग कानून के समक्ष एक समान हैं। अगला देखते हैं, अगला देश होगा अमेरिका का संविधान, और अमेरिका के संविधान से हमने लिया सबसे पहले प्रस्तावना। वह प्रस्तावना जिस प्रस्तावना में मात्र अभी तक हम कह सकते हैं एक बार संशोधन हुआ है। इंदिरा गांधी की सरकार में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, और उसमें संशोधन करके देखिएगा कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को संविधान में जोड़ा गया, जिसे हम लघु संविधान भी कहते हैं, जिसे हम लघु संविधान भी कहते हैं। अब देखते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हम कह सकते हैं कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, जो वर्तमान में 6 है। तो भैया 6 का है, अरे 7 थी तो 6 कैसे हो गया? अब देखते हैं कि 6 इसलिए है
कि 1977 में कह सकते हैं देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी और उस गैर कांग्रेसी सरकार के मुखिया मोरारजी देसाई बने थे, यानी भारत के प्रधानमंत्री 1977 में पीएम मोरारजी देसाई बने थे। मोरारजी देसाई ने ताबड़तोड़ कई बड़े फैसले लिए। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री की तरह बहुत बड़े बड़े फैसले लेते चले गए और उन्होंने क्या किया कि 44वां संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन किया और 44वें संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकार से कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को जो संपत्ति का अधिकार एक्ट 31 में है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 31 में क्या है, संपत्ति का अधिकार, और कौन से संशोधन द्वारा समाप्त किया गया, 44वें संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। इनके द्वारा समाप्त किया गया, प्रधानमंत्री आपको मोरारजी देसाई के द्वारा समाप्त किया गया। फिर देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा समाप्त किया गया और 1977 में समाप्त किया गया। तो अब देखिए फंडामेंटल राइट्स से तो इसे हटा दिया गया, लेकिन रखा कहां गया, तो देखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में फंडामेंटल राइट्स 31 या संपत्ति के अधिकार, ए में संपत्ति के अधिकार को कानूनी रूप में संरक्षित किया गया। ये तो रही बात हमारे मोरारजी देसाई की, पहले गैर कांग्रेसी सरकार की मुखिया की, 44वां संविधान संशोधन की, संपत्ति के अधिकार की जो अनुच्छेद 31 में है, इसे निरस्त करते हुए फंडामेंटल राइट से अनुच्छेद 300A में संरक्षित किया गया और वो भी कानूनी रूप में। यहां तक तो क्लियर है। अब बनती है बात बाबू कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का अधिकार राज्य हमने कहां से लिया, अमेरिका के संविधान से लिया भैया। कहां से लिया, अमेरिका के संविधान से लिया। फिर है सर्वोच्च न्यायालय। थोड़ी सी एक गीत है, थोड़ा सा दिल में दे जगह अपना ले बना, वही बात है। यहां तो जगह कम है, लेकिन यहां चर्चा करेंगे एक्ट 124। एक्ट 124 सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है और सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है इसलिए बाबू कि सर्वोच्च न्यायालय वहां स्थित हो सकता है जहां से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति से सहजता पूर्वक मिल सके। तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति भवन राजसीना हिल्स दिल्ली में है, राष्ट्रपति दिल्ली में रहते हैं और यही कारण है कि 1950 में दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी। अब कहिएगा कि भारत में पहली बार कब, तो जाना पड़ेगा हमें रेगुलेटिंग एक्ट के पास, वो दूसरी विषय वस्तु है, उस पर चलेंगे तो चर्चा करेंगे, आप छेड़ने का प्रयास न करें। अब देखिएगा, क्योंकि भैया आप छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे भी नहीं, हम अंत तक लेके जाएंगे, आपको वो भी समझा देंगे, लेकिन वो अगला सब्जेक्ट होता है। आइए देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में है। अब मूल संविधान में न्यायाधीशों की जो संख्या थी वह कुल संख्या 8, 1+7 कह सकते हैं। कुल संख्या 8, 1+7 कह सकते हैं, यानी 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। लेकिन वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 1 मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश, टोटल 34 न्यायाधीश है। अब रही बात कि वर्तमान में
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना, एन.वी. रमन्ना, जो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे और भारत के 48वें, यह क्वेश्चन हमेशा पूछता है क्रम में, करंट अफेयर्स लिखता है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में, सीजेआई के रूप में इनकी नियुक्ति, अब रही बात की इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति, शपथ, त्यागपत्र लेने की बात आती है तो यह राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। आगे चलते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जाता है। वह महाभियोग कोई भी सदन ला सकती है, प्रथम सदन हो या द्वितीय सदन, लोकसभा हो या राज्यसभा, किसी भी सदन में आ सकता है। लेकिन यदि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लाना हो तो महाभियोग केवल और केवल राज्यसभा ही लाती है। अगले तरफ चलते हैं, आयरलैंड का संविधान, डीपीएसपी, डायरेक्ट पॉलिसी ऑफ स्टेट पॉलिसी, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर बल देता है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक है। यहां थोड़ा सा अनुच्छेद डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अब है राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में थोड़ी सी करेंगे चर्चा। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल 28 राज्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित प्लस मनोनीत एमएलए, निर्वाचित प्लस मनोनीत एमएलए, साथ ही साथ लोकसभा प्लस राज्यसभा के, लोकसभा के निर्वाचित प्लस मनोनीत, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। फिर रही बात कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पर निर्वाचन मंडल हो गया। अब रही उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल की चर्चा। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केवल और केवल संसद के दोनों सदनों के, राज्यसभा और लोकसभा, संसद का 2 सदन, राज्यसभा में 245 सदस्य, जबकि लोकसभा में 545 सदस्य हैं। एक चीज याद रखेंगे कि राज्यसभा के जो 245 सदस्य हैं वह 250 तक हो सकते हैं। परिसीमन 2026 तक लागू है। नया परिसीमन जब होगा, जनसंख्या को आधार मानकर चुनाव आयोग परिसीमन करता है, नया परिसीमन होगा तो नया परिसीमन के साथ ही यह सदस्य संख्या 250 तक जा सकती है, जबकि लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 है। जो नए परिसीमन के बाद 2026 के पश्चात जब नया परिसीमन लागू होगा, जनसंख्या को आधार मानकर चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष होंगे, जो मुख्य होंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त, वह परिसीमन की अगुवाई करते हैं। तो परिसीमन के पश्चात लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 तक हो सकती है। वर्तमान में देखते हैं कि राज्यसभा में, आयरलैंड के संविधान से हमने एक और तथ्य लिया है, राज्यसभा में 12 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन, और यही 12 सदस्य राष्ट्रपति को मतदान नहीं करते हैं। यही 12 सदस्य राष्ट्रपति को मतदान नहीं करते हैं। अब रही बात कि ऑस्ट्रेलिया का संविधान, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा को सम्मिलित किया है, जबकि समवर्ती सूची और केंद्र राज्य संबंध भी हमने सम्मिलित किया है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से यहाँ एक चर्चा है केंद्र राज्य संबंध की, तो भारत के कोई भी राज्य, वह जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चले जाए, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश से लेकर राजस्थान, गुजरात चले जाए, कोई भी राज्य अपनी स्वेच्छा से आनाकानी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण शक्ति केंद्र सरकार के पास नहीं होती है। अब रही बात ऑस्ट्रेलिया का हो गया, अगले देश की तरफ चलते हैं। देखते हैं 4 देशों का हमने संविधान पहले कर दिया है।
अगला देखते हैं, पांचवा आपका है कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था हमने लिया है। और अगला है कि राज्यपाल का पद, राज्यपाल की पद की जो व्यवस्था है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में है, जबकि भारत की राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। याद रखेंगे, राज्यपाल की नियुक्ति भारत की राष्ट्रपति करते हैं, भारत की राष्ट्रपति करते हैं। अब देखिएगा, यह नियुक्ति करते हैं अनुच्छेद 155 के तहत। राज्यपाल एक राज्य के लिए भी हो सकते हैं या प्रभारी राज्यपाल भी हो सकते हैं, लेकिन उनके वेतन एवं भत्ते एक ही राज्य के राज्यपाल के रूप में दिए होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक राज्यपाल को 2 राज्यों का प्रभार मिला तो 2 राज्यों से अलग अलग वेतन दिए जाएंगे। अब देखते हैं कि शक्ति पृथक्करण, शक्ति पृथक्करण की जो हमने बात करी है, यह कनाडा के संविधान से लिया है। और शक्तियों का विभाजन हम कह सकते हैं स्थानीय स्वशासन से लेकर के और संसद तक सबको अलग अलग शक्ति दी गई है। किसको किस शक्ति के अनुरूप काम करना है, यह शक्ति पृथक्करण हमने कनाडा के संविधान से लिया है। फिर है दक्षिण अफ्रीका का संविधान, संविधान संशोधन प्रणाली, इस पर ध्यान रखेंगे। यह अनुच्छेद, संविधान में जो भी अनुच्छेद होते हैं, अनुच्छेद 368 के तहत होते हैं, अनुच्छेद 368 के तहत होते हैं। अगला देश है आपका फ्रांस। फ्रांस से हमने लिया है गणतंत्र, और गणतंत्र हमने फ्रांस से इसलिए लिया कि भारतीय जो गणतंत्र प्रणाली है वो फ्रांसीसी गणतंत्र प्रणाली पर आधारित है, फ्रांस के गणतंत्र प्रणाली पर आधारित है। अब देखते हैं रूस का संविधान। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में वर्णित नहीं, वर्तमान में उपबंधित। देखते हैं कि 42वां संविधान संशोधन, अधिनियम 1976, सरकार थी इंदिरा गांधी की, सरकार थी इंदिरा गांधी की। मौलिक कर्तव्य को 1976 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। सरकार थी इंदिरा गांधी की, संशोधन किया गया 42वां संविधान संशोधन, और इसीलिए हमने पहले भी बोला है कि इसे लघु संविधान कहा जाता है। अब देखते हैं जर्मनी या वाइमर का संविधान, राष्ट्रपति का संकटकालीन शक्ति या आपातकालीन शक्ति। इमरजेंसी के समय में भारत के राष्ट्रपति की जो शक्ति बढ़ जाती है वह हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। फिर आता है जापान का संविधान, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यह बीपीएससी में पूछ चुका है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह जापान के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि हमारा अप्रोच अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, हम आपको अधिक से अधिक लाभ दे सके। श्रेया जी सृजन एक बार फिर से आपका स्वागत करता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।